हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। जो ये सीरीज चल रही थी ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू की, इसको एक कदम आगे और बढ़ाएंगे। जैसा कि आपसे हमने वादा किया है कि आपको इसमें हम ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन 10,000 से ज़्यादा कराएंगे, जिसमें कि पीवाईक्यू प्लस एमसीक्यू मिक्स रहेंगे। पीवाईक्यू इसमें आपको नेट के, सेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सभी के जो पीवाईक्यू ज्योग्राफी से संबंधित हैं उन सभी को सॉल्व कराएंगे। फिलहाल इसमें हम देख रहे थे टीजीटी के जो भी पीवाईक्यूज हुए हैं। टीजीटी का हमने 2001 का आज हम देखेंगे, इसमें 2004 का, 3 का, और भी जो भी एग्ज़ाम्स हुए थे आपके 2021 से लेकर के 2003 तक, वो सभी हमने देख लिए थे। आज इसमें हम 2001 का देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना है तो आप GSY दिवाकर सर नाम से सर्च करेंगे प्ले स्टोर पर जाके, तो वहाँ से आपको ये ऐप मिल जाएगा। आसानी से वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लॉगिन करके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं इसको तो आपको कोर्स एंड बैचेज वहाँ से देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि पर डे आपको इसमें एक सेशन मिलता है जो कि ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज इसमें हम कराते हैं। ठीक है, भारत का कौन सा राज्य रबर का सर्वाधिक उत्पादन करता है? भारत का राज्य पूछा है इसमें, तो सबसे ज़्यादा उत्पादन केरल करता है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। दक्षिण भारत का केरल एक ऐसा प्रांत है जहाँ रबर का उत्पादन सर्वाधिक मात्रा में होता है, जबकि रबर उत्पादन में तमिलनाडु और कर्नाटक का दूसरा व तीसरा स्थान है। अगर केरल के बाद में किसी राज्य का स्थान आता है तो सेकंड पे आ जाएगा तमिलनाडु, थर्ड पर आ जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, धातव्य हो कि विश्व में थाईलैंड रबर उत्पादन में प्रथम स्थान पर रखता है, यानी कि जो विश्व में अगर पूछा जाए तो विश्व में कौन है, तो वो है थाईलैंड। ये कौन से फर्स्ट स्थान पर है जहाँ पर रबर सबसे ज़्यादा होती है। जबकि इंडोनेशिया, वियतनाम, भारत और चीन प्रमुख रबर उत्पादक देश हैं। ये भी हैं, कौन कौन से देश और हैं? इंडोनेशिया हो जाएगा आपका, वियतनाम हो जाएगा, भारत हो जाएगा, चीन हो जाएगा, जो कि रबर उत्पादन के ही देश हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूरब पार करता है तो उसकी तारीख में क्या होता है? उसकी तारीख में एक दिन का कम हो जाता है, यानी कि जब हम पश्चिम से पूरब जाएंगे तारीख घटती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। यदि कोई व्यक्ति है जो कि पश्चिमी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उस व्यक्ति को एक दिन की हानि होती है। उस व्यक्ति को सप्ताह में 7 दिन की बजाय कितने दिन मिलते हैं? 6 दिन मिलते हैं। ठीक है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना है? सूर्य की सतह का तापमान देखा जाए तो ये आपका 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है सूर्य का ये तापमान। देख लेते हैं इसको। दिए गए विकल्प में सूर्य की सतह का तापमान 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। धातव्य के सूर्य की जो सतह है अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है या फिर 6000 केल्विन के करीब माना जाता है। अतः विकल्प कौन सा हो जाएगा? ये 4 यानी डी सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है? यानी कि जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में कब होता है? वो होता है आपका 22 दिसंबर को। डी ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। दक्षिणी गोलार्ध का जो ग्रीष्म अयनांत है 22 दिसंबर को होता है। इसी तारीख को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। कहाँ पे होता है? 23.5 डिग्री साउथ में ये मकर रेखा जो है आपकी वहाँ पर लंबवत होता है। अतः वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि जब अपने यहाँ पर सर्दी होती है नॉर्थ में, साउथ में यहाँ पर कैसी होती है? गर्मी होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, यानी सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, 21 जून को अगर देखा जाए तो सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ता है, यानी कि 21 जून को सूर्य नॉर्थ में आ जाता है। नॉर्थ में आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ में कर्क रेखा है, वहाँ पर लंबवत चमकता है ये। इस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि जो दक्षिणी गोलार्ध होता है वहाँ पर सबसे छोटा दिन होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 जो मार्च है इस दिन को बोला जाता है इक्विनॉक्स या फिर विषुव के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है? दिन और रात आपके बराबर होते हैं। इसमें क्रमशः शरद विषुव और बसंत विषुव कहे जाते हैं। जब अगर 23 सितंबर को होता है तो ये शरद विषुव हो जाता है और 21 मार्च को होता है तो इसे बसंत विषुव बोल दिया जाता है। ठीक है,
दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, दक्षिण गोलार्ध में अभी हमने बताया था सबसे बड़ा दिन कब होता है, वो होता है आपका 22 दिसंबर को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण कहलाता है? यानी कि अगर समुद्र का पानी है वो बढ़ रहा है स्थल की ओर में, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है ना, पानी ज़्यादा हो रहा है, स्थल खंड कम हो रहा है, तो इससे कैसा संचरण होगा, ये होगा आपका ऋणात्मक। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं। अगर कोई समान भ्रंश है उसके बीच में कोई भाग धंस गया उसको बोला जाता है भ्रंश घाटी के नाम से उसको जाना जाता है। डी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जब दो समानांतर भ्रंशों का मध्यवर्ती भाग नीचे धंस जाता है तो उसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। जर्मन भाषा में इस प्रकार की भ्रंश घाटी को बोला जाता है ग्रेवन। सर्वप्रथम ग्रेगोरी नामक भूगर्भशास्त्री ने पूर्वी अमेरिका के महान भ्रंश घाटी को देखकर भ्रंश घाटी का शब्द का उन्होंने उपयोग किया था। किसको देखा था इन्होंने? पूर्वी अफ्रीका के महान भ्रंश घाटी को देखा था, उसके बाद में उन्होंने भ्रंश घाटी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दो समानांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? अगर दो समानांतर भ्रंश हैं उसके बीच का कोई भाग उठ गया तो उसको बोला जाता है आपका ब्लॉक पर्वत। ये आपका भ्रंश हो गए, ये भी आपका भ्रंश हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये कोई पार्ट है जो उठ गया तो इसको कैसा बोला जाएगा? ब्लॉक पर्वत बोल दिया जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सिल क्या है? सिल एक आपकी स्थलाकृति है जो कि अंदर बनती है, मैग्मा से ही बनती है पृथ्वी के अंदर। तो ये बनती है आपके कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतरीय चादर के रूप में, ऐसे करके ये फैली होती है, इसको बोला जाता है सिल। जब मैग्मा भूपृष्ठ के समानांतर परतों में फैलकर जमता है तो इसे बोला जाता है सिल। इसकी मोटाई 1 मीटर से लेकर के सैकड़ों मीटर तक हो सकती है। छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में सिल पाए जाते हैं। 1 मीटर से कम मोटाई वाले सिल को सीट कहते हैं। अगर इसकी मोटाई क्या है 1 मीटर से कम होगी तो उसको सीट बोल देते हैं। 1 मीटर से अगर आपकी इसकी मोटाई ज़्यादा होगी तो उसको बोल दिया जाता है सिल। ठीक है, चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? चट्टानों की घुलनशीलता यानी जहाँ पर चट्टान घुलते हैं पानी के द्वारा या किसी भी अन्य क्रिया के द्वारा, तो वो कहाँ पे घुल सकते हैं? वो होते हैं आपके चूना पत्थर में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, किसके कारण घुलते हैं? केमिकल वेदरिंग इनमें होती है, रासायनिक ऋतुक्षरण या फिर अपक्षयन में होता है। भूमिगत जल द्वारा रासायनिक ऋतुक्षरण या फिर विलयन की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मिश्रित जल, चूना पत्थर, डोलोमाइट एवं खड़िया जैसे घुलनशील चट्टानों को तेजी से घुलाता है। इसके फलस्वरूप अनेक विशिष्ट स्थलाकृतियों का विकास होता है। इन स्थलाकृतियों को बोला जाता है कास्ट स्थलाकृतियाँ। क्या बोला जाता है इनको? कास्ट स्थलाकृतियों के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, दोमट मिट्टी किसे कहते हैं? दोमट मिट्टी में क्या होता है आपका बालू के कणों का इसमें अनुपात अधिक होता है, यानी कि दोमट मिट्टी में बालू के कण आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। मृतिका की जो मात्रा होती है वो कम होती है, तो यह सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। दोमट मिट्टी में सामान्यतः बालू गाद मृतिका का अनुपात होता है। बालू का होता है 40%, गाद का होता है 20% और जो मृतिका होती है उसका अनुपात और भी कम होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलेंगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर में। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? लाल किले में आपका जो चट्टान का प्रयोग किया गया है वो किया गया है आपका बलुआ पत्थर की चट्टानों का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर आप दिल्ली से हो तो लाल किले में आप गए होंगे, देखे होंगे। दिल्ली के लाल किले का निर्माण बलुआ पत्थर के हुआ है, यानी कि लाल बलुआ पत्थर से हुआ है इसका प्रयोग। इस किले का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। किसने करवाया था इस किले का? शाहजहाँ ने करवाया था। मुगल बादशाह शाहजहाँ के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इनको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके द्वारा बनवाई गई प्रमुख इमारतें और कौन कौन सी हैं? ताजमहल बनवाया गया है, आगरा का किला, मोती मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, इनका निर्माण शाहजहाँ ने और करवाया था। ठीक है, हिस्ट्री में पहुंच गए आज अपन। संसार की छत किसको कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है आपको पामीर की गांठ या फिर पामीर की पठार को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सबसे ऊंचा होने के कारण इसको संज्ञा दी गई है, संसार की छत की संज्ञा इसको दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रताग्राही कण कहते हैं, क्योंकि वायुमंडल में जो धूल कण हैं उनको आर्द्रताग्राही क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनमें क्या होता है, अच्छे संघनन के केंद्र होते हैं, ठीक है, जल का अवशोषण ये कर लेते हैं, ठीक है, इनके इर्द गिर्द हवा की ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। तो यानी कि तीनों ही आपके सही हो जाएंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में मुख्यतः चलती हैं, पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में आपको अगर देखना जाए तो उनको चलती हैं वहाँ पे पछुआ हवाएं चलती हैं, ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेश में पछुआ पवनें मुख्यतः चलती हैं कहाँ पे? 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य में चलती हैं, जिनको जाना जाता है पछुआ पवन के नाम से इनको जाना जाता है। इनकी दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम की ओर से उत्तर पूर्व की ओर इनकी जो होती है क्या दिशा होती है, इस तरह से इनकी दिशाएं चलती जाती हैं, ठीक है। समुद्र तट पर सामान्यतः वायुमंडलीय दाब कितना होता है? समुद्र तल पर अगर वायुमंडलीय दाब देखा जाए तो वो होता है आपका 1013.25 मिलीबार इसका वायुमंडलीय दबाव होता है, ठीक है। समुद्र तल पर सामान्यतः वायुमंडल दाब 1013.25 मिलीबार होता है। जैसे जैसे ऊंचाई में वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे वायुदाब में कमी होती जाती है। धातव्य है कि 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग 30 मिलीबार कम हो जाता है, ठीक है। अगर 300 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वायुदाब में कितना कमी आ जाएगी? 30 मिलीबार की कमी आ जाएगी। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है, कैस्पियन सागर आपका अवस्थित है, कुछ जो है यूरोप में है और कुछ एशिया में है, दोनों में ही स्थित है कैस्पियन सागर, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील है ये, आंतरिक सागर भी इसको बोला जाता है, जो कि कैस्पियन सागर। इसकी किलोमीटर क्षेत्र में अगर बोला जाए तो 37,000 है आपका, ये 3,71,800 किलोमीटर है इसका क्षेत्र। इस यूरोप तथा एशिया महाद्वीप में अवस्थित है ये। एशिया के कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, रूस में इसकी सीमा लगी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नियाग्रा जलप्रपात आपका स्थित है कहाँ पे है? अगर देखा जाए तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है, नियाग्रा जलप्रपात इसमें किसी में नहीं स्थित है ये। नियाग्रा जलप्रपात आपको कनाडा में देखने को मिलता है, ये देखो नियाग्रा जलप्रपात कनाडा की सीमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका में ये स्थित है। इस जलप्रपात में और कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लेते हैं। एंजल जलप्रपात आपका वेनेजुएला में है, योसेमाइट ये आपका कैलिफोर्निया में है, ग्रेट कामरान ये आपका गुयाना में है, और डेल्ला जलप्रपात आपका कनाडा में है, ठीक है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन इसमें दिया नहीं गया था। निम्न में से कौन सा जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है वो है आपका बास्पोरस जलडमरू मध्य, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोस्पोरस जलडमरू मध्य काला सागर और मरमरा सागर को आपस में जोड़ता है, जबकि जो बेरिंग जलडमरू मध्य है बेरिंग सागर और चुक्ची सागर को जोड़ता है। इसी तरह से मलक्का जलडमरू मध्य अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है, इनको आप नोट करते जाएं। और जो पाक जलडमरू मध्य है वो जोड़ता है किसको? मन्नार की खाड़ी व बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। कौन सा है वो? पाक जलडमरू मध्य है आपका, ठीक है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में भी डाउट लग रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डाउट आपका हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ से? सिंधु नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है, इसका उद्गम स्थल है आपका कैलाश हिमानी से इसका उद्गम होता है, ठीक है। सी ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील कैलाश पर्वत के पास से इसका होता है। 2880 किलोमीटर बहते हुए अरब सागर में ये गिर जाती है। इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं? सतलज हो जाएगी, चिनाब हो जाएगी, राबी, ब्यास, झेलम, ये आपकी कैसी हो जाएंगी? सहायक नदियाँ हो जाएंगी, ठीक है। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे कैसी नदी है? ये जो नील नदी है वो सबसे लंबी नदी मानी जाती है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नील नदी का उद्गम होता है विक्टोरिया झील से, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अफ्रीका की कांगो नदी विषुवत रेखा को, जो अफ्रीका की कांगो नदी है विषुवत रेखा को और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वो हो जाएगी आपकी कांगो नदी, और अगर मकर रेखा को 2 बार जो काटती है वो हो जाएगी आपकी लिम्पोपो नदी, ठीक है। अफ्रीका की हैं ये तीनों नदियाँ।
पौधों की उपज के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो पौधों की मिट्टी के लिए अगर आपको देखा जाए, इन जो मिट्टियाँ दी गई हैं उसमें जो सबसे अच्छी होगी वो हो जाएगी आपकी दोमट मिट्टी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इनकी एक्सप्लेनेशन। मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मिट्टी विज्ञान कहा जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में विभाजित किया है, जो कि जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी, पर्वतीय या फिर बनिया मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी तथा जैविक मिट्टी। 8 ये प्रकार हो गए। किसने बांटा है इनको? भारतीय अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को बांटा हुआ है। ठीक है। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? जो जॉन स्ट्रेटा थ्योरी दी थी वो दी थी आपकी टेलर महोदय ने। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जॉन स्ट्रेटा थ्योरी प्रतिपादन गिरफिट टेलर द्वारा किया गया था। इस सिद्धांत को प्रवास कटवन सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका जो प्रतिपादन है मानव प्रजातियों के संबंध में हुआ था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संसार की सबसे गहरी खान 4 किलोमीटर है, वो किस देश में है? तो ये आपको पता होगा, दक्षिण अफ्रीका में है। आपकी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में संसार की सबसे गहरी खान अवस्थित है। ठीक है। दक्षिण पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधित्व तेल उत्पादक देश है। जो दक्षिण पश्चिम एशिया में जो तेल उत्पादक देश है वो कौन सा है? वो है आपका सऊदी अरेबिया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। आंकड़ों के अनुसार विश्व का जो सर्वाधिक कच्चा तेल भंडार है वेनेजुएला के पास में है, और सऊदी अरब है दूसरे स्थान पर। लेकिन यहाँ पे वेनेजुएला नाम दिया नहीं गया था। वेनेजुएला के बाद में जो स्थान आता है वो आता है सऊदी अरब का, तो इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रूप से ये नहीं पाया जाता, तो मनुष्य द्वारा इसका निर्माण किया जाता है वो है आपका प्लूटोनियम। बाकी के यूरेनियम, थोरियम, पोलोनियम ये आपके मिल जाते हैं प्रकृति के द्वारा। प्लूटोनियम एक ऐसा पदार्थ है जो कि कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि इसके अतिरिक्त सभी प्रकृति में अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इनको सुमेल करना है तो खेतड़ी आपका मिलता है, खेतड़ी में तांबा मिलता है, नवेली में लिग्नाइट मिलता है, जादूगोड़ा में आपका यूरेनियम देखने को मिलता है, कुद्रेमुख में लोहा मिलता है। ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका 1 2 4 3। कहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है देख लेते हैं। 1 2 4 3 आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए आपका खेतड़ी में तांबा मिलता है, नवेली में लिग्नाइट मिलता है, जादूगोड़ा में यूरेनियम, कुद्रेमुख में लोहा मिलता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नकदी फसल नहीं है? तो नकदी फसल अगर इसमें देखा जाए तो आलू कहीं तक ऐसी फसल है जो कि नकदी नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर कुछ लोग अपने यूज के लिए ही करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इसके नकदी के रूप में भी किया जा सकता है और किया भी जाता है। काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका आलू का उत्पादन किया जाता है, तो कहीं तक ये भी नकदी नहीं है। तो इसको इसमें आंसर क्लियर भी नहीं है, लेकिन आप अगर चाहें तो डी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए नकदी फसल ऐसी फसल को कहा जाता है जिनमें उत्पादन के उपरांत प्रत्यक्ष बाजार में विक्रय किया जा सके। अतः जो कपास, जूट, आलू को प्रत्यक्ष रूप से बाजार में बेचा जाता है। विकल्प में ये दी गई हैं आपकी भारत के संदर्भ में बात किया तो जूट हो गया, कपास हो गया, चाय हो गया, ये पूर्णतः कैसी है? नकदी फसल है। आलू ऐसी फसल है कहीं कहीं नकदी फसल के रूप में नहीं है, तो लेकिन कहीं कहीं इसकी मात्रा में उपभोग के लिए उगाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसको बेचा भी जाता है, ज़्यादा मात्रा में इसको उगाया जाता है। तो आलू को थोड़ा आप रख सकते हैं कि ये नकदी नहीं है, लेकिन अगर पूरी तरह से माना जाए तो ये भी नकदी है आपका। ठीक है। खरीफ फसल की अवधि है। खरीफ की जो फसल बोई जाती है वो कब से कब बोई जाती है तथा कब काटी जाती है? तो इसकी फसल की जो बुवाई होती है वो जून में होती है, और जो कटाई होती है वो सितंबर में हो जाती है। तो जून से सितंबर में खरीफ की फसल की अवधि मानी जाती है। खरीफ फसल की जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है। चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, उड़द, कपास, सोयाबीन ये सभी फसलें हैं खरीफ की। यहीं अगर रबी की फसल की बात आए तो ये अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में ये काट ली जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नर्मदा परियोजना विभाग कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? जो नर्मदा परियोजना विवाद है उसमें संबंधित नहीं पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश भी नर्मदा से संबंधित है, गुजरात भी है, महाराष्ट्र भी है, राजस्थान भी है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका
सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी राज्य ऐसा नहीं दिया गया जो कि उस परियोजना से संबंधित ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान को सम्मिलित परियोजना है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई है 1312 किलोमीटर। इसका बेसिन है 98.79 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका 88% कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है, 9% गुजरात में है और 1.7% आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। नर्मदा नदी पर गुजरात में बनाया गया है आपका सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सागर बांध का निर्माण प्रस्तावित किया गया है, जो कि अभी बना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम कहाँ पर देखने को मिलता है? ये आपको मिलता है झारखंड में। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि जो थोरियम मिलता है वो कहाँ पर मिलता है? केरल में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण पश्चिम मानसून की जो चलती है वो कब से कब तक चलती है? तो ये मई से सितंबर, नवंबर से जनवरी, अक्टूबर से जनवरी, इनमें एक में भी नहीं चलती है ये चलती है आपकी जून से सितंबर के बीच में चलती है। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून चलती है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है तो डी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई भी नहीं या फिर कभी भी नहीं। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है। ग्रीष्म ऋतु के समय उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में निम्न वायुदाब का केंद्र बन जाता है। अतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है। कहाँ पर चलता है? ये उत्तर की ओर में चलता है। शिवालिक पर्वत पर जो पाद तक चलता है, यानी कि शिवालिक जो पर्वत है उसका जो साउथ वाला पार्ट है वहाँ तक ही चलता है। इस निम्न दाब को भरने के लिए दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें जो ट्रेड विंड होती हैं दक्षिणी गोलार्ध की, विषुवत रेखा को पार करके पूरब की ओर ये मुड़ जाती हैं। कहाँ पर? ये ऐसे चलती हैं दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन जब ये ऊपर की ओर विषुवत रेखा को पार करती है तो इनका इस तरह से हो जाता है ये। ठीक है, जो मुड़ाव हो जाता है पूरब की ओर में हो जाता है। और जो फेरल के नियमानुसार तथा दक्षिण, ये किसने बोला था? फेरल ने बताया था। ये दक्षिण पश्चिम मानसून जो पवन है उसके रूप में भारत में ये प्रवेश कर लेती हैं। यही जो पवन करती हैं किसके रूप में करती हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में प्रवेश करती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में सर्वप्रथम अंडमान निकोबार तट पर 25 मई को पहुंचती हैं। कहाँ पर पहुंचती हैं? ये 25 मई को पहुंच जाती हैं अंडमान निकोबार पर, और 1 जून को ये पहुंच जाते हैं केरल में, जो कि तिरुवनंतपुरम के तट पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा गया है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर सघन वन ही मिलते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में मानसूनी वन पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ पे जो वर्षा होती है एक एवरेज मात्रा में हो जाती है, यानी कि मानसून टाइम में जो वर्षा आती है तो वहाँ पे किस तरह के वन मिलते हैं? वो मानसूनी वन बोले जाते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके सभी सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। प्राकृतिक वनस्पति का अभिप्राय उस समुदाय से है जो लंबे समय तक बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप से उगता है और इसकी विभिन्न प्रजातियां वहीं पाई जाने वाली जलवायु के अनुसार स्वयं को ढाल लेती हैं। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पर औसत वर्षा कितनी होती है? वार्षिक जो तापमांतर होता है या फिर तापमान होता है 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक हो जाती है। यहाँ ऐसे वृक्ष उगते हैं जो साल भर हरे भरे रहते हैं, इसलिए ना क्या बोला जाता है? सदाबहार वन बोला जाता है। काफ़ी एक घने वन होते हैं। ठीक है, किस जनगणना वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? यानी कौन सी साल थी जब जो जनसंख्या की वृद्धि थी वो माइनस में गई थी, प्लस में ना होकर के? वो थी आपकी 1921 की साल। उसके बाद में अभी तक माइनस में नहीं गई है। 1921 में जनगणना में भारत जनसंख्या वृद्धि जो हुई थी ऋणात्मक हुई थी। 1921 में 251.32 मिलियन जनसंख्या थी, जबकि इसके पूर्व जो 1911 में थी 252 थी। ठीक है, 252 थी 1911 में। इसे जनांकीय विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए जनांकीय विभाजक वर्ष कौन सा है तो वो हो जाएगा आपका 1921। ठीक है,
भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? कौन से बंदरगाह है भारत का जिससे कि लौह अयस्क का निर्यात सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो वो है आपका विशाखापत्तनम और मर्मुगोवा। ये आपके दोनों ऐसे वो हैं बंदरगाह हैं जिनसे कि निर्यात अधिक होता है। विशाखापत्तनम एवं मर्मुगोवा भारत के ऐसे बंदरगाह हैं जहाँ से सर्वाधिक मात्रा में लोहे का निर्यात किया जाता है। जापान को लोहे का निर्यात विशाखापत्तनम नामक बंदरगाह से ही किया जाता है, यानी जापान में जो लोहा जाता है वो कौन से बंदरगाह से जाता है? यह जाता है आपका विशाखापत्तनम से। ठीक है। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? तो अजंता, एलोरा, एलिफेंटा ये सभी आपकी महाराष्ट्र की गुफाएं हैं, जबकि अमरनाथ की गुफा आपकी महाराष्ट्र में नहीं है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है। इसमें आपके सभी मंदिरों का निर्माण हुआ है एलोरा गुफा में, राष्ट्रकूट के समय में हुआ था इनका। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध तथा 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। जबकि जो अमरनाथ की गुफाएं जम्मू कश्मीर प्रांत में है, अनंतनाग जिले में ये बृहद हिमालय पर स्थित एक पवित्र गुफा है। यहाँ पे अमरनाथ की आपने सुना भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो भागड़ा नाकल जो परियोजना है आपकी सतलज नदी पर बनाई गई है। सलाल परियोजना चिनाब नदी पर बनाई गई है। दामोदर घाटी परियोजना गंगा नदी पर ना होकर के ये किस पर बनाई गई है? दामोदर घाटी पर बनाई गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि सी ही गलत दिया गया है। हीराकुंड परियोजना आपकी महानदी पर बनाई गई है। ये हो जाएंगे आपके सभी परियोजनाएं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो पेरिस जो बसा हुआ है वो बसा है आपका सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो नगर है नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनका नाम देख लेते हैं। स्वान नदी पर आपका पर्थ नगर बसा हुआ है। नील नदी पर आसवान, टेम्स नदी पर लंदन बसा हुआ है। सीन नदी पर पेरिस, मोस्कावा नदी पर मास्को बसा हुआ है। पोटोमेक पर वाशिंगटन, रावी पर लाहौर बसा हुआ है। यमुना पर दिल्ली बसा हुआ है। ठीक है। ये इनके किनारे बसे हुए नगर हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? आइसोएट आपका वर्षा को दर्शाता है। आइसोबार दबाव को दर्शाता है। आइसोथर्म जो होता है वो तापमान को दर्शाता है, जबकि आइसोहेल्स ये आपके सूर्य के प्रकाश को दर्शाता है, ना कि आर्द्रता को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यही गलत दिया है। आइसोहेल्स जो समान सूर्य के प्रकाश को मिलाने वाले स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा है, न कि आर्द्रता से संबंधित। जबकि आइसोहाइट वर्षा से संबंधित है, आइसोबार दबाव से संबंधित है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस के मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है आपका 5 जून को। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में भी। 5 जून 1972 को पर्यावरण सुरक्षा हेतु विश्वव्यापी स्तर पर प्रथम प्रयास किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान स्टॉकहोम में, कहाँ पे? स्टॉकहोम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया। कहाँ पे किया गया था? स्टॉकहोम में किया गया था इसका संयुक्त राज्य जो राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम था उसमें। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो मार्को पोलो यात्रा का मार्ग था, मार्को पोलो कहाँ से होकर के कहाँ तक गया था, ये उसका मार्ग बताया गया है। तो वेनिस, वेनिस से रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया, ये मार्को पोलो का यात्रा मार्ग था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई है? अगर देखा जाए नया संसार आपका लिखी गई है ईसाई बोमैन के द्वारा। न्यू वर्ल्ड जो नामक पुस्तक है ईसाई बोमैन के द्वारा लिखी गई है। डी मार्टोनी ने मध्य यूरोप, हंटिंगटन ने द पल्स ऑफ एशिया और टेलर ने प्रजातीय भूगोल का रचना की थी। ये इनकी बुक थी, मार्टोन की थी मध्य यूरोप, हंटिंगटन की थी पल्स ऑफ एशिया, टेलर की थी प्रजातीय भूगोल। ये इनकी बुक थी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से जो देश दिए गए हैं उनकी राजधानी दी गई है, कौन सा गलत है ये बताना है। चेकोस्लोवाकिया की हो प्राग हो गई, डेनमार्क की कोपेनहेगन हो गई, इथोपिया की सुबा नहीं है क्योंकि इथोपिया की है आदिस अबाबा है। इथोपिया की है आपकी आदिस अबाबा, ये आपकी हो गई इथोपिया की। ठीक है। ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि सी ही गलत दिया गया है। बाकी कोरिया की पोंगयांग है। ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आपको सेशन कैसा लगा ज़रूर बताएं। सेशन को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर करें।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।